हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है और इसके अलावा आपको बताएंगे कि आखिर हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ आज नया हुआ। राजनेताओं की बात करें, प्रत्याशियों की बात करें, आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जिस तरह से सर्द हवाएं अब गर्म लू में, हीट वेव में बदल चुकी है, तो उसी तरह से राजनीतिक पारा भी हिमाचल प्रदेश का चढ़ चुका है। सभी आप देखिए दिल्ली से बड़े बड़े राजनीतिक नेता जो है वो प्रचार के लिए जुट चुके हैं। भाजपा की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो दिल्ली से तमाम सभी केंद्रीय नेता हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर अपने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और इसी बीच हिमाचल में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव का प्रचार भी थमने वाला है। 30 मई को चुनाव प्रचार थम जाएगा और अब भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशियों की बेचैनी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, रिजल्ट के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे प्रत्याशियों की बेचैनी और रातों की नींद जरूर इस समय उड़ने लगी है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में चुनाव अंतिम चरण में 1 जून को होगा और देश भर के चुनाव परिणाम 4 जून को घोषित हो जाएंगे। आपको बता दें तो हिमाचल प्रदेश में अभी 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है, जबकि एक कांग्रेस के पास है। बीते लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो यहां पर 72.29% वोटिंग चारों सीटों के लिए हुई थी। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव में यह प्रतिशतता 64.32% थी। अब इस बार मत प्रतिशतता क्या कहती है, ये काफी अहम रहने वाला है। इससे पहले कि आपको बता दें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था। यहां पर भाजपा 4-0 से जीती थी, लेकिन बाद में मंडी लोकसभा सीट से सांसद रामस्वरूप शर्मा का निधन हो गया था और उसके बाद मंडी में दोबारा उपचुनाव हुए थे और कांग्रेस की प्रतिभा सिंह ने जीत हासिल की थी। प्रदेश में 53 लाख के करीब वोटर है, इनमें आधी आबादी महिलाओं की है। ऐसे में महिलाओं की भूमिका इस बार भी लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव में रहने वाली है। 30 जून को हिमाचल में 30 मई को हिमाचल में चुनाव प्रचार थम जाएगा, यानी कि प्रचार के लिए अब केवल राजनीतिक दलों के पास 2 दिन बचे हैं और दोनों राजनीतिक दलों ने प्रचार के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। और इसी तरह से अगर आज की बात करें तो आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर हिमाचल में पहुंचते ही जुबानी हमला किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि कांग्रेस SC/ST के रिजर्वेशन पर डाका डाल रही है और मुस्लिम भाइयों को आरक्षण देना चाहती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाशनी में मीठा मीठा जहर मिलाकर आपको देने का काम कर रही है। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। यह बात उन्होंने आज मंडी संसदीय सीट व शिमला संसदीय सीट के अंतर्गत जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि पहले वोट जाति, धर्म व क्षेत्र के आधार पर मांगा जाता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकासवाद के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना और यूक्रेन के युद्ध में बड़े बड़े देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। अमेरिका, जापान आर्थिक दृष्टि से समस्या में आ गया था और चीन पीछे जा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था यहां पर उनकी बन गई। जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, इन्हें आगे नहीं आने देना चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ऊना के गगरेट व कुटलैहड़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपदा के समय एक बार भी हिमाचल नहीं आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पैसों व धनबल के लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम करती है। आपदा के राहत कार्यों के लिए केंद्र की तरफ से प्रदेश के लिए 1 रुपया नहीं आया। उन्होंने कहा कि मोदी ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं किया, सारी राहत प्रदेश सरकार की ओर से दी गई। प्रियंका ने कहा कि मोदी व अमित शाह ने प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। धन बल के साथ चोरों की तरह विधायकों को भी यहां कभी वहां छिपाया गया। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध जनता की आंखों के सामने करने की कोशिश की गई। प्रियंका गांधी ने कहा कि बेरोजगारी इस समय देश भर में चरम सीमा पर है। आज देश में 70 करोड़ लोग बेरोजगार है।
देश में युवा शिक्षित है लेकिन किसी के पास रोजगार नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने विदेश से आने वाले सेब पर टैक्स कम कर दिया, जबकि यहां जीएसटी पर लगाया जा रहा है। कांग्रेस किसानों को मजबूत बनाने का काम करेगी। ये प्रियंका गांधी ने आज अपने चुनाव प्रचार के दौरान हिमाचल प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों में बात कही। खासतौर पर अगर आज की बात करें तो आज प्रियंका गांधी का जो चुनावी प्रचार है, चुनावी रैली है, वो ऊना के कुटलेहड़ में रही। इसी तरह केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर कई तंज कसे। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि नारा देना आसान था, मैं एक लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, लेकिन वो कभी लड़कियों के लिए नहीं लड़ी और ना ही उनके लिए खड़ी हुई। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार किया गया, अपराध भी हुए, मारी भी गई, लेकिन प्रियंका गांधी नजर नहीं आई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि यहाँ प्रियंका गांधी कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, माफ कीजिएगा, अनुराग ठाकुर ने कहा कि नेहा कांग्रेस के काउंसलर की बेटी थी, जबरन निकाह करने के लिए उन्होंने मना किया, गला रेतकर उसकी हत्या कर दी गई। अनुराग ठाकुर ने आगे ये तंज कसा कि उनकी सरकार में उनके काउंसलर की बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन वो नजर नहीं और कांग्रेस दोनों तरफ से जो है वो वार प्रत्यावार यानी कि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी रहा। दोनों राजनीतिक संगठन जो है वो पूरी तरह से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो एक दूसरे पर जुबानी हमले भी बोल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक फिलहाल हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से हिमाचल के और देश भर के युवाओं के मुद्दे इन लोकसभा चुनाव में उठने चाहिए थे, उतने लेवल तक अभी तक उन मुद्दों को नहीं उठाया जा रहा है। फिलहाल आगे हम अगली खबर की बात करते हैं। मतदान का संदेश देने के लिए करसोग में आज 800 महिलाओं ने महानाटी का आयोजन किया। लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत करसोग विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत महानाटी का आयोजन किया गया। इस महानाटी में क्षेत्र की 82 महिला मंडलों से जुड़ी हुई लगभग 800 महिलाओं ने भाग लिया और महानाटी के माध्यम से 100% मतदान करने का संदेश भी दिया। महानाटी में पारंपरिक परिधानों में महिला एक साथ जमकर झूमी। ये महानाटी लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक चली और महानाटी में भाग लेने वाली महिलाओं ने इस मौके पर 1 जून को होने वाले मतदान के दिन मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने का भी प्रण लिया। अगली खबर की बात करते हैं। काफी महत्वपूर्ण खबर ये हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सूरज की किरणें अब आग उगल रही है। आप देखिए तो गर्मी का लेवल कितना ज्यादा प्रदेश में बढ़ चुका है। मैदानी क्षेत्रों में हालांकि अक्सर गर्मी होती थी लेकिन इतने लेवल तक नहीं, लेकिन अब पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। इसी तरह ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सिरमौर में हाल बेहाल हो चुके हैं। मैदानी इलाकों में कई स्थानों पर हीट वेव आज भी चली है। ऊना का पारा आज 44 डिग्री से पार हो चुका है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 42 डिग्री से ज्यादा का तापमान आज रिकॉर्ड किया गया। मैदानों में दिन के साथ रात को भी गर्मी का कहर बुरी तरह से जो है वो लोगों पर टूट रहा है। पाउंटा साहिब की बात करें तो पाउंटा साहिब में न्यूनतम तापमान 31 डिग्री है और कल भी 9 जिलों के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि कल भी आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। खासतौर पर ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सिरमौर, सोलन, कुल्लू, मंडी व कांगड़ा के लिए ये हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। 30 मई को भी हीट वेव गर्मी बढ़ा सकती है और 31 मई को पहाड़ों पर गर्जन के साथ बारिश की संभावना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताई है। 1 मई को राज्य के अनेक स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। उधर गर्मी के बढ़ते प्रकोप के चलते मैदानी क्षेत्रों में स्कूल बंद करने की मांग भी उठने लगी है। हालांकि नाहन उपमंडल के तहत आने वाले सभी सरकारी स्कूल, प्ले स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद कर दिया गया है। यहां 31 मई तक अवकाश रहेगा और सिरमौर जिला के पाउंटा उपमंडल के सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। पाउंटा साहिब में 31 मई तक स्कूलों में छुट्टियां रहेगी और अब अभिभावकों ने नालागढ़, सोलन, सिरमौर के कई इलाकों में भी छुट्टियां करने की मांग उठाई है।
क्योंकि गर्मियों का रिकॉर्ड जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बनता जा रहा है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। और आप देखिए तो इतनी गर्मी से हीट स्ट्रोक के मामले भी अस्पतालों में बढ़ने लगे हैं। ऐसे में छुट्टियों का जो मामला है वो उठ रहा है। अभिभावक मांग कर रहे हैं कि फिलहाल चुनाव तक, यानी कि 1 जून को वोटिंग होगी और उसके बाद जो है 2 जून को संडे है, यानी कि रविवार है। तो अब एक तरफ से ये मांग की जा रही है कि 3 जून तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाए। तो फिलहाल अभी आप देखिए तो अभी नाहन, पांवटा साहिब के स्कूलों में छुट्टियां की गई है। उधर हीट वेव के प्रचंड प्रकोप के चलते ऊना जिले में भी 29 से 31 मई तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस बीच प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर गर्मी का प्रकोप ऐसे ही रहता है तो ये छुट्टियां 3 जून तक और बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल ये आदेश प्री प्राइमरी और प्राइमरी पाठशालाओं के साथ सभी माध्यमिक, उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के लिए लागू किए गए हैं, यानी कि ऊना के तमाम सभी शिक्षण संस्थान जो है वो 31 मई तक बंद रहेंगे। जारी आदेशों के मुताबिक स्कूल प्रमुखों को यह सुनिश्चित बनाने को कहा गया है कि वे सभी स्कूल जहां मतदान केंद्र है वहां 31 मई और 1 जून को एक शिक्षण कर्मचारी, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और बहुउद्देश्य कर्मचारी और मिड डे मील कर्मचारी उपस्थित रहे। जिन स्कूलों में 29 से 31 मई के बीच परीक्षा निर्धारित की गई है वहां उनका आयोजन अनिवार्य रूप से सुबह 7 बजे से 11 बजे तक करने के आदेश जारी किए गए हैं। स्कूल को परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए पीने के पानी, छायादार क्षेत्रों और परीक्षा हॉल में पंखे, कूलर या एयर कंडीशनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। और इसके अलावा विद्यालयों में प्राथमिक चिकित्सा किट और हीट स्ट्रोक के किसी भी मामले में तुरंत उपचार के लिए डॉक्टर या नर्स की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने को भी कहा गया है। तो फिलहाल अभी क्योंकि आप ऊना जिला की बात करें तो ऊना जिला में तापमान 48 तक लगभग पहुंचने वाला है। तो ऐसे में ऊना जिला के तमाम सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश आज डीसी ने जारी कर दिए हैं और 31 मई तक यहां पर सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि यहां पर यह भी कहा गया है कि अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो ये छुट्टियां और एक्सटेंड हो सकती है, सभी स्कूल प्रबंधन के सुझाव के बाद। और इसके अलावा नाहन, पांवटा साहिब में हमने आपको कहा कि किस तरह से वहां पर भी 31 मई तक फिलहाल स्कूल बंद कर दिए गए हैं। और यहां पर भी ये कहा गया है कि अगर हीट वेव का अलर्ट आगे भी इस तरह जारी रहा तो 3 जून तक प्रदेश के तमाम सभी स्कूलों को बंद किया जा सकता है। अब सवाल ये खड़ा होता है क्योंकि नालागढ़ आप देखिए, बद्दी एरिया आप देखिए कि वहां पर स्कूल की टाइमिंग में जरूर बदलाव हुआ है, लेकिन स्कूलों में छुट्टियों को लेकर अभी किसी तरह के आदेश जारी नहीं किए हैं। कई अभिभावकों के कॉल आज हमें आए, उन्होंने कहा कि आप इस मामले को उठाइए कि हमारे यहाँ पर भी गर्मियां इतनी ज्यादा है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को स्कूल कैसे भेजें। ये बड़ी दिक्कत जो है वो इस समय अभिभावकों के सामने है। तो हम जरूर जानना चाहेंगे, हमारे साथ जितने तमाम दर्शक जुड़े हैं, कि अगर मैदानी क्षेत्रों में गर्मियों का अभाव इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चों को घर से बाहर भेजना मुश्किल है, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताएं कि क्या स्कूलों में और किन किन क्षेत्रों में, किन किन डिस्ट्रिक्ट में इस समय हालात ऐसे हैं कि कुछ समय के लिए छोटे बच्चों के लिए और या फिर बड़े बच्चों के लिए अवकाश जो है वो कर देना चाहिए। तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बता सकते हैं। आपके जितने भी सुझाव होंगे वो हम शिक्षा सचिव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति आयु को लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु पूरा करने पर ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण व्यवस्था देते हुए स्पष्ट किया है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर किया जा रहा भेदभाव गैर कानूनी है। इसीलिए जो भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 10 मई 2001 के बाद सरकारी सेवाओं में लगे हैं, उन्हें भी अब 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त किया जाएगा। और जिन कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु से पहले रिटायर कर दिया गया है, उन्हें वापस नौकरी के लिए बुलाने के आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ही रिटायर करने के आदेश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है जिन्हें 60 वर्ष की आयु पूरी होने के कारण वापस नौकरी पर नहीं रखा जा सकेगा। कोर्ट ने ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुआवजे के तौर पर पेंशन काटकर 2 वर्ष की तनख्वाह देने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने साथ ही 21 फरवरी 2018 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत यह व्यवस्था दी गई थी कि 10 मई 2001 के बाद नियुक्त किए गए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवा
सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। और इस अधिसूचना को सैकड़ों विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई थी और एक साथ 112 याचिकाओं का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव एवं न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने राज्य सरकार को ये निर्देश जारी किए हैं कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अंतरिम आदेशों की दृष्टिगत अपनी सेवाएं 58 वर्ष के बाद भी जारी रखे हुए हैं, वो 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे। जिन्हें अंतरिम आदेश नहीं मिले हैं उनकी सेवाएं बहाल होने के बाद 60 वर्ष की आयु तक कार्य करेंगे और जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पहले ही 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं उन्हें 58 वर्ष के बाद 2 वर्ष वित्तीय लाभों का भुगतान किया जाएगा। तो कोर्ट ने कहा है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एक समरूप वर्ग होने के कारण उनके बीच सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। तो आज हाईकोर्ट का ये एक बड़ा फैसला आया है। और अब बात करते हैं अगली खबर की। कॉलेजों में इस साल से 4 साल की यूजी डिग्री नहीं हो पाएगी। एचपीयू को अभी तक मंजूरी इसकी नहीं मिल पाई है और शिक्षा विभाग अगले माह इसको लेकर रिव्यू बैठक करेगा और शिक्षा विभाग एचपीयू की तैयारियों का भी जायजा लेगा जून से, क्योंकि 3 जून से कॉलेजों में दाखिले शुरू है। तो ऐसे में पहले की तरह दाखिले लिए जाएंगे और फिलहाल 4 साल का जो डिग्री कोर्सेज है ग्रेजुएशन का वो इस सत्र से कॉलेजों में शुरू नहीं होगा। और चुनाव आचार संहिता हटने के बाद शिक्षा निदेशालय एचपीयू से इस पर पूरी रिपोर्ट लेगा कि आखिरकार एचपीयू ने क्या तैयारियां की है, क्या 4 साल के सिलेबस को लेकर पूरा जो सिलेबस है 4 साल का वो तैयार किया गया है या फिर नहीं। तो फिलहाल बड़ी खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश के जितने भी ऐसे छात्र हैं जो कि यूजी कोर्स कर रहे हैं, जिन्होंने इस साल कॉलेजेस में एडमिशन लेना था, तो अभी फिलहाल उन्हें 3 साल की ग्रेजुएशन में ही दाखिला लेना होगा। 4 साल की ग्रेजुएशन इस सत्र से शुरू नहीं हो पाएगी। अगली खबर की बात करें तो 2022-23 के मेधावियों को 16-16 हजार रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। 2022-23 के मेधावियों को यह राहत मिलेगी। वित्त विभाग ने 16 करोड़ की राशि की अप्रूवल दे दी है और पिछले छात्रों को अब ये लाभ मिलेगा। आपको बता दें तो 2022-23 के ऐसे मेधावी छात्र थे जिन्हें लैपटॉप जो है वो सरकार नहीं दे पाई थी और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते ये बजट लैप्स हो गया था। लेकिन अब शिक्षा विभाग की मांग पर वित्त विभाग ने 16 करोड़ का बजट दे दिया है और अब 2022-23 के जो मेधावी छात्र हैं उन्हें 16-16 हजार रुपए दिए जाएंगे। हालांकि ये कैश उन्हें नहीं मिलेगा, उन्हें एक कूपन मिलेगा और कूपन रिडीम ऐसा होगा वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में जाएंगे, वहां पर वो अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेंगे और उसी तरह से जो है वो ये पेमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यानी कि 16,000 का एक कूपन एक छात्र को मिलेगा और उसके आधार पर वो अपने लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीद पाएंगे। और इसके साथ ही अगली खबर की बात करें तो आज हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से एक अच्छी खबर सामने नहीं आई। सुबह सवेरे निजी स्कूल बस और ट्राले में आज टक्कर हुई और 20 से अधिक विद्यार्थी इसमें घायल हुए। मंडी जिले के जोगिंदर नगर में एक निजी स्कूल बस व ट्राले में सुबह टक्कर हुई। हादसे में बस चालक सहित 20 से अधिक विद्यार्थी घायल हुए हैं। मंडी पठानकोट हाईवे पर सुबह निजी स्कूल बस विद्यार्थियों को लेकर जोगिंदर नगर से मंडी की ओर जा रही थी और इस दौरान अचानक जोगिंदर नगर के अप्रोच मार्ग के पास मोड़ पर बस सामने से आ रहे ट्राले से टकरा गई। घटना के बाद विद्यार्थियों में चीख पुकार मच गई और सभी घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सिविल अस्पताल जोगिंदर नगर पहुंचाया गया। घायल बच्चों व बस चालक को जोगिंदर नगर अस्पताल में प्राथमिक उपचार अभी भी जो है वो जारी है। अगली खबर की बात करें तो ट्रैवलर ट्रक में जोरदार टक्कर से पानीपत के 13 पर्यटक आज घायल हुए हैं। छोटी काशी मंडी में सुबह एक ट्रैवलर और ट्रक में जोरदार भिड़ंत हो गई। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर हुए इस हादसे में ड्राइवर समेत 13 पर्यटक घायल हो गए। घायलों को एम्बुलेंस से जोनल अस्पताल मंडी में पहुंचाया गया, जहां पर सभी घायलों का उपचार चल रहा है। और पानीपत से बीती रात में 15 पर्यटक ट्रैवलर में मनाली के लिए घूमने निकले थे। सभी पर्यटक पानीपत में एक निजी कंपनी में काम करते हैं और गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों पर सैर पर निकले थे। इनमें 10 पर्यटक मूल रूप से तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश और एक गुजरात का रहने वाला है। इससे खासकर ट्रैवलर में अगली सीटों पर बैठे पर्यटकों को ज्यादा चोटें आई है। इसी तरह से अगली खबर की बात करें तो जोगिंदर नगर की हार गुनेड़ पंचायत के गांव हराबाग में बड़ी दुखदायी घटना पेश आई है। यहाँ 8 साल का कार्तिक अपने घर के आंगन में कपड़े सुखाने
सोने के लिए लगाई लोहे की तार में अपनी मां के दुपट्टे का झूला बनाकर झूल रहा था, लेकिन किसे मालूम था कि दुपट्टा ही फंदा बन जाएगा और उनके जिगर के टुकड़े को निगलेगा। मां रूप देवी अपने देवरानी अंकु देवी के साथ घर के काम में व्यस्त थी। जब उनकी नजर लटके कार्तिक पर पड़ी तो वहां से निकाला और एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने कार्तिक को मृत घोषित कर दिया। और कार्तिक के पिता राम सिंह नागचला के पास चाय पकौड़े की कार्तिक के पिता राम सिंह नागचला चाय पकौड़े की दुकान करते हैं और घर में इस समय गमगीन माहौल के साथ सभी की आंखों में आंसू है।